सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो आज हम हिंदी के गद्य भाग का 5th चैप्टर पढ़ेंगे। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर गया, यानी नाना साहब की जो पुत्री थी मैना, उसको भस्म यानी जला दिया गया। और ये एक चैप्टर है जिसको लिखने वाली लेखिका है चंपला देवी। तो पहले हम इसमें लेखिका का जीवन परिचय पढ़ते हैं कि द्विवेदी युग की लेखिका चंपला देवी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी है। महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी है। उनमें से एक लेखिका कौन थी? चंपला देवी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, यानी उनका नाम नहीं जुड़ पाता है। चंपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला था। यानी नाना साहब की जो पुत्री थी मैना, वो छोटी सिपाही थी और उसको क्या अंग्रेजों ने उसको जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चंपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया। और जो नाना साहब की पुत्री थी मैना, उसको सिपाहियों ने, अंग्रेजी सिपाहियों ने जलाकर मार डाला। उसकी ये जो बलिदान होने की जो कहानी है, ये किसने लिखी? चंपला देवी ने लिखी है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। इस पाठ में क्या बताया गया है कि मातृभूमि की, यानी अपने देश की भूमि के लिए स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं। उनके जीवन का उत्सर्ग हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोरी पीढ़ी को परिचित कराने का उद्देश्य है। किशोर जो पीढ़ी है उसको इस बच्ची के बलिदान के बारे में बता करके किशोर, छोटी जो पीढ़ी है, छोटे जो बच्चे हैं, उनको परिचित कराने का उद्देश्य है। इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंग से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसीलिए गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के एवकिल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो आज हम देखो चैप्टर पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में है और नाना साहब की जो पुत्री थी देवी मैना को भस्म कर दिया गया था। अंग्रेज जो सिपाही थे, उसने नाना साहब की जो देवी मैना थी, उसको पुत्री थी, उसको उन्होंने जला डाला। उसके बारे में ये चैप्टर लिखा है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके, जल्दीबाजी में भूल गए। देवी मैना विद्रोह में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में जला डाला। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल कहाँ गया? बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। अब नाना साहब का राजमहल कहाँ पे था? बिठूर में। वहां ने अंग्रेजों ने जाकर के क्या किया? नाना साहब का जो राजमहल था उसको लूट लिया। उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति थी, वो अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप और गोलों से नाना साहब के महल को भस्म कर दिया, जला डाला। भस्म करने का यानी जला डालने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेजी सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई उनको नहीं दी।
उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेजी सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। वो लड़की थी नाना साहब की, वो अपने महल के दरवाजे में आकर के खड़ी होती है और अंग्रेजों को गोला बरसाने के लिए मना करती है। उसका करुणापूर्ण मुख और अलग वेश देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करोगे। ये किसने कहा? बालिका ने सेनापति से कहा। अंग्रेजी सेनापति अंग्रेजों से अपने महल को बचाने के लिए बालिका सेनापति से कहती है कि क्या आप कृपया करके इस महल की रक्षा करोगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। तो सेनापति उस बालिका से पूछते हैं कि आपका इस महल में क्या उद्देश्य है। बालिका कहती है, आप ही बताइए कि ये मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है। तो लड़की क्या कहती है कि आप इस महल को गिराओगे गोलों से, तो इसमें आपका क्या उद्देश्य छिपा है। तो सेनापति, ये मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है। तो सेनापति कहते हैं कि जो विद्रोहियों के नेता हैं नाना साहब, उनका ये निवास स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस यानी इसको नष्ट करने के लिए इसको हमें आज्ञा दी है। तो बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए हैं वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान में आपका क्या अपराध किया है। मेरा यानी आपके सामने जो भी विद्रोह किया है वो लोग दोषी, लेकिन इस मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है। अब बालिका सेनापति से कहती है कि मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि ये जो स्थान है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, सेनापति ने बड़े दुख के साथ कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। यानी मेरे को जो आज्ञा मिली है उससे मैं हट नहीं सकता, इसलिए मेरे को ये मकान गिराना पड़ेगा, ढाना पड़ेगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल ही हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। अब बालिका बता रही है सेनापति को कि आपकी जो बेटी थी वो और मेरी, मतलब आपकी बेटी में और मेरे में बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी, वो मेरी सहेली थी। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती है, कई साल पहले वो मेरे पास रोजाना आती थी, मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, यानी उस समय पहले आप भी हमारे यहाँ आते जाते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही आप मेरे से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। मालूम होता है कि आप ये सब बातें भूल गए क्या। मेरी कौन थी? उस सेनापति की बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। तो कह रही है, मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब भी पड़ी है। यानी आपकी बेटी की मृत्यु हो गई थी, उसका नाम मेरी था, उसकी लिखी हुई चिट्ठी आज मेरे पास अब भी पड़ी है और उसकी मृत्यु पे मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। अब सेनापति उस बालिका की बात सुनने के बाद उसको पहचान जाते हैं और कहते हैं कि आप नाना साहब की बेटी हो क्या मैना। सेनापति है कुछ अक्षर ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम मेरी पुत्री, मेरी सहचरी हो। यानी मतलब सेनापति क्या कह रहे हैं कि आप मेरी पुत्री थी ना, मेरी, उसकी सहचरी मतलब उसकी साथी हो, उसकी सहेली हो, किंतु मैं जिस प्रकार सरकार का नौकर हूँ, मतलब उसके पापा, मतलब वो सेनापति कह रहे हैं, मेरी के पिता कह रहे हैं कि मैं जिस प्रकार सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। सरकार ने मेरे को जो आदेश दिया है उस आदेश का मेरे को पालन करना पड़ेगा, उस आज्ञा को मैं नहीं टाल सकता। तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा, यानी हो तो मैं तुम्हारी जितनी मेरी कोशिश होगी मैं आपकी रक्षा का प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल एउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। वो सेनापति आए हुए दूसरे सेनापति से निवेदन करते हैं कि क्या नाना साहब का महल हम बिना उड़ाए बचा सकते हैं क्या इसको।
तो एवटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, यानी अंग्रेज हैं वो नाना साहब पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है, यानी नाना साहब का जो भी वंशज है और उनका महल है उस पर दया नहीं दिखाई जा सकती। अंग्रेज उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। सेनापति है तो लॉर्ड कर्निंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए, यानी इसके बारे में हमें एक बार उनसे बातचीत तो करनी चाहिए नाना साहब के महल के बारे में बचाने के लिए। सेनापति ने कहा कि हमें गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को एक बार तार जरूर देना चाहिए, उनको ये सूचना जरूर पहुंचानी चाहिए। एवटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल एवटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए महल के और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, कोना कोना छान डाला, लेकिन मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसीलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल एवटरम की आज्ञा से नाना साहिब के सुविशाल राज मंदिर को तोप और गोले बरसाने शुरू कर दिए, उसको नष्ट कर डाला महल को। घंटे भर में वह महल क्या हो गया? मिट्टी में मिल गया। उसी समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 36 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया और बड़े ही दुख का विषय था कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेजी जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। अंग्रेजों का बदला हम जरूर लेंगे। ये कानपुर की जनता के मन में ये भाव थे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पे दया दिखाने की बात लिखी थी। उस पत्र में तार में हे के लिए निश्चय ही ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेजी नर नारियों का संहार किया है उसकी कन्या के लिए अक्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मारा डाला जाए। नाना की जिस कन्या हेत का प्रेमालाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका दिया गया। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि यानी आधी रात के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहेब के भगना विशिष्ट प्रासाद यानी महल के ढेर पर बैठी रो रही है। अब नाना साहब का जो महल था वो अंग्रेजों ने ढा दिया। अब एक सुंदर वस्त्र पहने, सफेद सुंदर वस्त्र पहने उस महल ढहे हुए महल पे एक छोटी बालिका है, वो बैठी रो रही है। पास ही जनरल एवटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो ही रही है, सैनिकों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती है। सैनिक वहां जाकर के पूछते हैं उसे कुछ बातें, लेकिन वो उत्तर नहीं दे रही, सिर्फ रो ही रही है। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल एवटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो ये नाना साहब की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और में दिखती थी और मैं अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल एवटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता।
या गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं नहीं भी। मतलब लड़की क्या कह रही है उससे, जनरल आउटरम को कहती है कि मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूं। वो लड़की कह रही है मेरे को गिरफ्तार कर लेना, लेकिन मेरे को थोड़ा समय दीजिए जो मैं यहाँ बैठकर अपना जी भर के रोना रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। बालिका ने कहा था ना कि थोड़ा समय दीजिए, मैं एक बार यहाँ जी भर के रो लूं। वो भी उस बालिका की अंतिम इच्छा पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहेब की एकमात्र कन्या मना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। कानपुर में नाना साहेब की बेटी को आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। किसने जलाया? अंग्रेजों ने। भीष्म अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसको देवी समझ करके उस बालिका को सबने प्रणाम किया। ये जो चैप्टर था नाना साहेब की पुत्री का और नाना साहेब के बारे में बताया गया, जो 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने की थी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके प्रश्नोत्तर हैं वो आपकी बुक में बेटा दिए गए हैं, तो वो प्रश्नोत्तर आपको याद भी करने हैं और नोटबुक में भी करने हैं। धन्यवाद।